बच्चों अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के दूसरे पार्ट की, और वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो बेसिकली एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन या फिर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनकी आपस में रिलेटिव पोजीशंस किस तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड होगी पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है? तो बेसिकली ये वैसे तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण डिफाइन होती है, पर वो सब कुछ डिस्कशन आप लोगों को 9th क्लास में नहीं करना, वो 11th क्लास में रहेगा। ठीक है। तो अभी के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का इस डेफिनेशन को याद रखना है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बेसिकली एक डेरिवेशन कराऊंगा, जिस डेरिवेशन से एक रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है। डेरिवेशन भी काम आएगी और रिजल्ट भी काम आएगा। ठीक है, लिखो इसको। देखो, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रेजिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट। मतलब क्या इस बात का? जैसे मान लो आपसे एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन होगा ना, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। मतलब इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेट से फाइनल यहाँ तक, मतलब h हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब देखो, इस बात को मैं ड्राइव किस तरीके से करूँगा कि मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ h हाइट ऊपर, तो इस पर एक तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसको ऊपर लिफ्ट कराने के लिए mg फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बॉडी पे mg फोर्स लगाया, बॉडी h हाइट ऊपर जाती है, तो वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी मतलब एक्सटर्नल फोर्स का, मतलब इस वाले फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका वर्क डन होगा mgh। बात क्लियर है? अब बच्चों, ये जो वर्क डन होगा ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mgh। बात क्लियर है? तो बेसिकली इस बॉडी पे इसको ऊपर उठाने के लिए कम से कम ग्रेविटी के बराबर फोर्स चाहिएगा, तो फोर्स हो गया mg। इस बॉडी को h हाइट ऊपर लेके गए तो फोर्स का वर्क डन हो गया mgh, और ये वर्क डन किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को U भी लिख देते हैं, और इसका फॉर्मूला mgh होता है। नाउ मास इज 10, g इज 9.8 एंड हाइट इज 6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूएट हो जाएगा, मतलब 98 इंटू 6 जूल, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 588 जूल के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो, क्वेश्चन कहता है कि बॉडी का मास तो है 12 kg और पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला हुआ है। हमें इवेल्युएट करना है कि बॉडी कितनी हाइट पे होगी। तो बेटा U का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, एंड U इज 480, मास इज 12, G इज 10 इंटू h। इसको सॉल्व करके हाइट आएगा 4 मीटर के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर मान लो मैं वैसे एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी का एक रूल तो ये होता है कि वो ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकती, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल एनर्जी के बारे में। ठीक है। पर हम लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे होता क्या है।
ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है ना वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या है बेटा कि जैसे मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इस प्रोसेस में नीचे गिरते गिरते होगा क्या कि इसकी हाइट कम होगी, ठीक है ना। हाइट कम होगी बेटा, तो हाइट कम होने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी और नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ेगी। स्पीड के बढ़ने से क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो होता क्या है कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम रहता है कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से फ्री फॉल कोई भी स्टेट होगी तो उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड। बात क्लियर है। मतलब मान लो इनिशियल पॉइंट ये वाला है और आपसे यहीं तक का डिस्कशन किया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जो होगा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। बात क्लियर है बेटा, लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे पावर की, एंड इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या कि एक सेकेंड में कितना वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा, अगर मान लो टी टाइम के अंदर डब्ल्यू वर्क डन हुआ, टी टाइम के अंदर डब्ल्यू वर्क डन हुआ, तो वन टाइम के अंदर वर्क डन क्या बनेगा, डब्ल्यू बाई टी। इस डब्ल्यू बाई टी को हम बोलते हैं पावर, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और यहाँ से जब यूनिट देखेंगे तो वर्क डन की यूनिट जूल है, टाइम की सेकंड है, तो पावर की यूनिट क्या बनेगी बेटा, जूल पर सेकंड, ठीक है ना। इस जूल पर सेकंड को एक और नेम देते हैं एंड दैट नेम इज वॉट। बात क्लियर है, लिखो इसको। अब इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है कि 1 वॉट क्या होता है। तो पावर की वैल्यू 1 वोल्ट तब होगी जब W और T दोनों 1 1 होंगे, मतलब 1 जूल का वर्क डन होगा 1 सेकेंड में, ठीक है। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, बेसिकली दो केस की बात कर रखी है। देयर आर 2 गर्ल्स एंड गर्ल ए एंड गर्ल बी। ये एक रोप है, ये गर्ल बेसिकली इस रोप पे यहाँ से यहाँ तक अपनी बॉडी को लिफ्ट करती है 8 मीटर की हाइट पे। तो बच्चों यहाँ पे इसका वेट अगर 400 न्यूटन है ना, तो बेसिकली इस गर्ल को रोप पे 400 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली रोप इसको जब वेट के बराबर फोर्स लगा के पुल करेगी ऊपर की तरफ, तभी ये बॉडी लिफ्ट करेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स तो कितना है बेटा, 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, तो वर्क डन निकालेंगे दोनों का मल्टीपल, वो बनेगा 3200 जूल्स के बराबर। बात क्लियर है। और बेटा इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगा है ना, वो टाइम 20 सेकेंड्स के बराबर है। तो पावर क्या बनेगा, W बाई टी, मतलब 3200 बाई 20, तो ये बन जाएगा 160 वॉट। बात क्लियर है। वहीं मैं सेकेंड केस की बात करूं बेटा, तो वर्क डन तो वहां पे भी 3200 जूल होगा, पर जो टाइम होगा ना वो होगा 50 सेकेंड्स। तो यहां से पावर क्या बनेगा, W बाई टी, मतलब 3200 बाई 50, तो पावर इज 64 वॉट्स के बराबर। बात क्लियर है। तो आपको ये लिखना है और किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेसिकली मैंने पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके वर्क डन निकाला एंड देन वर्क डन और टाइम से पावर निकाली। लिखो बच्चों इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, एक बॉडी का मास 50 केजी दे रखा है,
तो वेट होगा mg, मतलब 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, अब ये बॉडी 45 स्टेप्स राइज करती है 9 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो इस बॉडी को वेट जितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो बनेगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब 45 इंटू 15 बाय 100 मीटर। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड। तो पावर क्या बनेगा? W बाई टी। W का मतलब वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों से निकलेगा, वो बनेगा 500 इंटू 45 इंटू 15 बाई 100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है? 9। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 5, तो ये बन गया 25 इंटू 15 वॉट, मतलब 375 वॉट। बात क्लियर है? लिखो इसको। बेसिकली बच्चों देखो, मास से हमने पहले वेट निकाला और एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, तो 45 स्टेप से मैंने ये निकाला कि कितना हाइट लिफ्ट होगा, और इतना सेंटीमीटर है तो उसको डिवाइड बाय 100 करके मीटर बनाया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये प्रोसेस हुआ कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो पावर क्या बनेगा? वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन क्या बनेगा? फोर्स, मतलब वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीपल, मतलब 500 इंटू 45 इंटू 15 बाई 100, और ये 9 आ गया टाइम। इसको सॉल्व करके इस तरीके से आंसर आएगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों एनर्जी की कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे हमने वर्क डन में जूल किलो जूल पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट एक और होती है, जो बेसिकली आपके, अगर मान लो हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है बेटा वो यूनिट्स के हिसाब से आता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। तो वो यूनिट जो होती है बेटा वो कॉमर्शियल यूनिट होती है। और देखो, पावर इज W बाय टाइम एंड W इज पावर इनटू टाइम। इस वर्क डन को हम एनर्जी से भी रिलेट करते हैं, तो यहाँ से एनर्जी बन गई पावर इनटू टाइम। ये बात क्लियर है? अब एनर्जी किस यूनिट में आएगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि पावर और टाइम दोनों किस किस यूनिट में लिए जाएंगे। ठीक है, मान लो हम पावर को तो लेते हैं किलोवाट के अंदर और टाइम को लेते हैं आवर्स के अंदर, तो यहाँ से एनर्जी क्या बनेगी? किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है ना, इस किलोवाट आवर जो यूनिट एनर्जी की, इसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है ना, इसको कॉमर्शियल यूनिट है, और ये किलोवाट आवर को हम यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड है जब 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 आवर तक ऑपरेट हो। ठीक है ना, तो बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 1 यूनिट रहेगी। ठीक है ना, देखो 1 किलोवाट आवर द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट अ रेट ऑफ इतना पावर। बात क्लियर है? आपको ये कन्वर्जन भी याद रखना है, और ये कन्वर्जन बनता कैसे है? किलोवाट को तो आप लिख दो 1000 वाट, और आवर्स को लिख दो 3600 सेकेंड्स। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो, बल्ब की पावर दे रखी है 60 वॉट, मतलब ये बन जाएगा 0.06 किलोवाट। ठीक है, और ये ऑपरेट होता है 6 आवर्स के लिए, एक दिन के अंदर। आपको निकालना है एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो देखो बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम लिखेंगे, एंड ये बन जाएगा 0.06 किलोवाट इंटू 6 आवर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 0.36 किलोवाट आवर, एंड ये क्या बन जाएगा? 0.36 यूनिट्स के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। आपको ध्यान रखना है, जब भी
आप यूनिट्स में एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना चाहेंगे तो आप लोगों को बेसिकली पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में लेना होगा। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, वर्क पावर एनर्जी के बारे में, और हमने तीनों टर्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आपको ये सारे फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी अप्लाई करना सीखना है। आप अपने सारे नोट्स दोबारा से एक बार रिवाइज करो, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और एक बार ये टॉपिक पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।